का तैयारी करोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों हमारी बातें चल रही थी, कार्बन कंप्लीट करवा दिया था हमने लगभग, और हाइड्रोकार्बन पर हल्की बातें आ गई थी हमारी बातें रह गई थी। हमने एल्कीन बातें कर ली थी, एल्कीन पे बातें कर ली थी, एल्काइन पे बातें चल रही थी हमारी, और एल्काइन पे हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। तो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे थे, ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दो प्रकार के एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक जिसमें खुली श्रृंखला होती है, रिवर्स श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन मिलकर रिंग का निर्माण नहीं करते हैं, और एरोमेटिक में कार्बन कार्बन मिलकर रिंग का निर्माण कर लेते हैं, जैसे आपकी बंध प्रकार की श्रृंखला कह रहे थे हम। हमने बात की थी एलिफेटिक पर, और एलिफेटिक में दो प्रकार के पड़े, संतृप्त और असंतृप्त प्रकार के। संतृप्त वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। संतृप्त में जो एल्कीन आपका होता है याद रखिएगा, और असंतृप्त में आपके एल्कीन और एल्काइन आते हैं, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। और हमने बातें स्टार्ट की थी इनके नामकरण पर, इनका नामकरण क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, और इसके बाद हमने पाई बंध पर चर्चा की थी, याद रखिएगा। परमाणु का अनुपात, आपसे ये बातें पूछी जाती है, और इसी पेपर में प्रश्न आते हैं हाइड्रोकार्बन पर, और कक्षा 10 में ये शुरुआत के पहले एक दो पेजों पर ये दे रखा है हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। तो एल्कीन पे हमने बातें की थी, मैंने आपको बताया था कि एल्कीन का जो सूत्र होता है, ध्यान से सुनिएगा, एल्कीन का जो सूत्र होता है दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम सभी को। चलिए बात कर रहे हैं स्टार्ट, ज्यादा मुझे इतनी बात आती नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाने वाला आदमी हूं, याद रखिएगा। चलिएगा, तो ये CnH2n+2 वाला था। एल्कीन के लिए सूत्र याद रखना CnH2n, और एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। याद रखना n यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, याद रखना। और मैं यहाँ पर n बराबर 3 लेकर तुम्हें एक सूत्र बता रहा हूँ, तीनों का बता देता हूँ साथ साथ में, याद रखिएगा, ताकि जो थोड़ा बहुत दुख रहता है वो भी दूर हो जाए। n बराबर 3 रखेंगे तो तुम्हारा जो ये सूत्र होगा, ध्यान से सुनना, ये जो सूत्र बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा C3, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8 बनेगा। इधर हम बात करें तो यहाँ बनेगा C3H6, और यहाँ अगर हम बात करें तो C3H4 बनता है। 3 दूनी 6 में से 2 गए 4 बचेगा, ध्यान सुनिएगा, ये सूत्र रहेगा। अब इसका संरचना सूत्र लिखते हैं हम, संरचना सूत्र लिख रहे हैं, और संरचना 3 कार्बन है, और एल्कीन की बात अगर करेंगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, तीनों के बीच में, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, और हमने हाइड्रोजन को जोड़ देना है। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, याद रखिएगा। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो 8 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए हैं। अब इसका नाम लिखते हैं, अब इसका नामकरण करते हैं। तो 3 कार्बन के लिए पूर्व लगन लिखते हैं, पहले पूर्व लगन लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए तो प्रोप होगा, याद रखना, क्योंकि तीनों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका अनुलग्न जो होगा वो एन होगा, और इसका सूत्र हो जाएगा प्रोपेन, इसका सूत्र हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेन, याद रखिएगा। अब अगर इसमें सिग्मा बंधों की बात करें, 3 8 तो ये रहे सीधे सीधे, और 2 ये रहे, तो जो सिग्मा बंध है वो 10 होंगे, और अगर पाई बंध की बात करें तो 0 होगा, तो 10:0 या 10 जो भी तुम्हारा रहेगा वो आ जाएगा इसमें आपका। परमाणु का अनुपात 3:1 रहेगा, परमाणु का अनुपात। अगर हम परमाणु का अनुपात निकालेंगे तो कार्बन में 3 है, अनुपात निकालेंगे तो याद रखना 3 कार्बन के परमाणु 8 हाइड्रोजन के परमाणु 3:8 में आ जाएगा, सिग्मा बंध ये रहे। इस प्रकार आप लोग आराम से चीजों को निकाल सकते हो। ये तुम्हारा n बराबर 3 तक की हमने बात कर ली है। अब अगर मैं यहाँ n बराबर 3 रखूं, इसका जो सूत्र बनाया हमने C3H6 बनाया है। अब इसका संरचना सूत्र लिखें, इसका संरचना सूत्र लिखें, अगर हम एल्कीन वाले का संरचना सूत्र लिखें तो किसमें डबल बॉन्ड आएगा, एल्कीन की कहानी है, तो याद रखना C डबल बॉन्ड डालो, एक कार्बन 3 ही रहे, 6 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 2 बंध बना लिया है, तो 2 बंध और बनाएगा। इस कार्बन को देखेंगे तो 2 बंध और 3 रहा, एक और बनाएगा, एक यहाँ लगा दो या नीचे लगा दो, एक ही बात रहती है। और इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 बंध क्योंकि एक बना रखा था, और 3 और बनाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ते चले जाएंगे हम, और इस प्रकार ये हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, और ये बन गया इसका सूत्र, याद रखिएगा, ये सूत्र बन गया है। अब इसका अगर हम नामकरण करें, इसका नामकरण करें, तो इसका अगर हम नामकरण करते हैं तो ध्यान सुनिएगा, 3 कार्बन है तो पूर्व लगन होगा आपका प्रोप, पूर्व लगन सेम आता है प्रोप, और डबल बॉन्ड आ गया है तो ईन होगा, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपीन। ये लो भी तुम्हारा प्रोपीन हो गया, ये प्रोपेन था वो प्रोपीन हो गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ सिग्मा बंध की बात करें हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिग्मा बंध है। और अगर मैं यहाँ पाई बंध की बात करूं तो 1 पाई बंध है, तो सिग्मा और पाई का जो अनुपात आएगा वो 8:1 होगा। और अगर मैं परमाणु अनुपात की बात करूं, परमाणु के अनुपात की बात करूं अगर मैं यहाँ, तो C3H6 तो वही आपका याद रखना 3:6 को मैं लिख सकता हूँ 1:2, क्योंकि एल्कीनों का अनुपात हमेशा 1:2 ही आता है। या अगर वो पूछे उल्टा तो आपको उल्टे के आधार पर कर लेना है। मैंने ये कार्बन अनुपात हाइड्रोजन की बात की, यहाँ मैंने सिग्मा अनुपात पाई की बात की। पेपर में प्रश्न अगर पूछे पाई और सिग्मा का अनुपात पूछे तो 1:8 हो जाएगा, ये दिमाग में आपने रखनी है। अच्छा, इसके बाद इस वाले की अगर बात करें तो इसका जो संरचना सूत्र बनाते हैं हम, चूंकि एल्काइन है तो एक ट्रिपल बॉन्ड हम डालेंगे पहले, तो ये कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन के बीच में इस प्रकार आ जाएगा। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन को जोड़ते चले जाएंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो इस कार्बन को देखो 3 बंध बना रखे हैं, तो एक और बनाएगा। इस कार्बन ने 4 के 4 पूरे बंध बना लिए, अपने 3 ये रहे, एक ये रहा 4, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, अब इस कार्बन का एक ही बंध बना हुआ था, तो ये यहाँ इस प्रकार की कहानी रहेगी। अब अगर हम बात करें इसके नामकरण की, ये तुम्हारा नामकरण हो जाएगा इसका कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो पूर्व लगन हमेशा प्रोप आएगा, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसलिए आइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपाइन, ये प्रोपाइन हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रोपाइन हो जाएगा, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। ये प्रोपेन, ये प्रोपेन, ये प्रोपाइन हो गया है। सिग्मा बंधों की बात करें तो एक ये रहा, 2 बीच वाला 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, तो सिग्मा 6 बंध हो जाएंगे, 2 पाई बंध हो जाएंगे, 2 पाई बंध हो जाएंगे। सिग्मा और पाई का अनुपात निकालेंगे तो 3:1 आ जाएगा, 6:2 करेंगे तो 3:1 या 1:3 भी रहेगा, याद रखिएगा। और परमाणु का अगर अनुपात निकाले, परमाणु का अनुपात निकाले तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3:4। इस प्रकार हम इनका नामकरण कर सकते हैं, सिग्मा पाई बंधों की बात कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा कार्बन का पूरा टॉपिक। मैंने एग्जांपल इससे करवा दिया, अब आप खुद करके देखिएगा, ट्राई करिएगा, आपको आराम से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी तोप वाली बात ये नहीं है। तो ये कार्बन का टॉपिक था जो हमारा पूरा हो गया है, पूरा डिटेल से 12 से 13 घंटे में टॉपिक हमने पूरा किया, क्योंकि बड़ा टॉपिक होता है कार्बन का, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ईंधन भी आते हैं, इसमें बहुलक भी पूछे जाते हैं, साबुन मार्चकों पर भी बात होती है, कार्बन के यौगिक भी पढ़ाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की जाती है। तो ये पूरा डिटेल में हमने टॉपिक इसका किया है कार्बन का। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी को गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, तो बातें हमारी अब हो चुकी है कार्बन पे। तो रसायन विज्ञान में हमने परमाणु के बारे में बातें कर ली, हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया है, याद रखिएगा, और हमने कार्बन का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम भौतिक विज्ञान में चलते हैं, और भौतिक विज्ञान में हमने जो बातें स्टार्ट करनी है सबसे पहले बल और गति के नियमों से स्टार्ट करनी है। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बल व गति के नियम। बल व गति के नियम, बल व गति के नियम हम स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखना, बल व गति के नियम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बल क्या है, तो याद रखना बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बल क्या है, फोर्स क्या है,
तो याद रखिएगा बल वह भौतिक साधन है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, ये परिवर्तन करने की ताकत रखता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको स्थिर करने की ताकत रखता है बल, और कोई वस्तु स्थिर है उसे गतिशील करने की ताकत रखता है। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करता है तो उसकी दिशा को बदलने की ताकत रखता है। ये तुम्हारा बल है। तो आपसे पूछे कि बल क्या है, तो बल वह भौतिक साधन होता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे अंदर जितना बल होगा हम उस अनुसार काम करवा सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, स्थिर वस्तु को गति में ला सकते हैं, और किसी वस्तु की दिशा में भी बदलाव कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा बल होता है। तो आपसे पूछे कि बल क्या है, तो ध्यान सुनिएगा, बल वह भौतिक साधन है, वह भौतिक साधन है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। याद रखना बल, तो याद रखना वह है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। कैसे परिवर्तन कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है। तो याद रखना कैसे कर सकता है? गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है, स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। याद रखना गतिशील कर सकता है, और वस्तु की दिशा में बदलाव कर सकता है, वस्तु की दिशा में बदलाव कर सकता है। याद रखना किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की ताकत रखता है, तो वो तुम्हारा बल है। अगर सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में हम बात करें तो बल क्या है, तो वह भौतिक साधन या भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की ताकत रखता है। तो दैनिक जीवन में खींचना, दबाना, धक्का देना, ये सब बल है। ये सब क्या है? बल है। किसी को खींचना, किसी की धक्का देना, और याद रखना ये सब तुम्हारा दबाव डालना, खींचना, धक्का देना, ये सब क्या है? बल है। याद रखिएगा। तो दैनिक जीवन में अगर हम बात करें, दैनिक जीवन में दाब लगाना, धक्का देना, खींचना, बल है। यही तो आप करते हैं, ये सब चीजें हमारी बल है। याद रखना। तो बल क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की ताकत। ये सामान्य भाषा में बातें होती है बल के लिए, लेकिन भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान के शब्दों में बात करें तो बल क्या है? तो याद रखिएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। अगर भौतिक विज्ञान में हम बात करें कि बल क्या है, तो ध्यान से सुनते चलिएगा। भौतिक विज्ञान में क्या है बल की परिभाषा? अगर विज्ञान की भाषा में बात करें, तो विज्ञान की भाषा में बात करें, विज्ञान की भाषा में बात करें, किसी वस्तु के गणितीय रूप में बात करें, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के, तथा उसमें उत्पन्न त्वरण एक्सीलरेशन के, किसी वस्तु के तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल कहते हैं। ये गणितीय रूप में या भौतिक विज्ञान में इसकी परिभाषा हो गई। तो बल क्या है? तो बल है कोई वस्तु है, उसमें जो द्रव्यमान होता है, उसमें जो द्रव्यमान होता है और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, इन दोनों के गुणनफल को ही हम बल कहते हैं। ध्यान से सुन लेना। द्रव्यमान का मतलब होता है उस वस्तु में कितना पदार्थ भरा हुआ है, कितना उसका उसमें कितना मटेरियल भरा हुआ है, याद रखना वो उसका द्रव्यमान होता है। और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। अगर आपसे पूछे कि त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर होती है। और द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु के अंदर कितना पदार्थ, कितना मटेरियल भरा हुआ है, वो उसका द्रव्यमान होता है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, किसी वस्तु के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, कितना पदार्थ भरा हुआ है, वो उसका द्रव्यमान होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे ये मार्कर है, इसमें इसके अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है, वो उसका द्रव्यमान है। और याद रखना किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, कोई वस्तु चल रही है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो उसका त्वरण होता है। तो इन दोनों के गुणनफल को ही हम बल कहते हैं। तो बल को इंग्लिश में फोर्स एफ से लिखते हैं, इसको एफ से लिखते हैं, द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं, और त्वरण को हम ए से लिखते हैं। तो एफ बराबर हो जाएगा एम ए। तो ये हो गया इसका सूत्र। याद रखिएगा एफ बराबर एम ए, ये है आपका बल का सूत्र। एफ बराबर एम ए, ये एम यहां पर द्रव्यमान है और ए यहां पर त्वरण होता है। त्वरण याद रखिएगा, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, तो वेग बटा समय, वेग बटा समय। और अगर आपसे पूछे कि वेग क्या होता है, तो याद रखना वेग एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। याद रखना किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो वेग होता है चाल गुना। चाल बराबर, अगर चाल या वेग की बात करें तो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। ध्यान से सुन लेना, वेग क्या है? दूरी बटा समय है। दूरी है दो बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई, दो, या मैं कहूं कि कोई वस्तु है उसके पथ की जो लंबाई होती है वो दूरी होती है। दूरी जो निश्चित दिशा में की जाती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। अगर कोई दूरी निश्चित दिशा में तय की गई है, मान लो कि मोहन है, वो 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वो दूरी है। 5 मीटर चलता है मोहन, 5 मीटर चलता है, इसका मतलब उसने 5 मीटर की दूरी तय की है। लेकिन मोहन पूर्व दिशा में 5 मीटर चलता है, इसका मतलब निश्चित दिशा में दूरी तय हो रही है। तो निश्चित दिशा में दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो वेग जो होता है वो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन एक प्रकार की निश्चित दिशा में तय की दूरी होती है, तो विस्थापन बटा समय लिखेंगे हम यहाँ। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इसका मात्रक पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से सुनना, मात्रक कैसे निकालते हैं? पहले भौतिक राशियों का पहले मात्रक निकाल लेते हैं। अगर वेग की बात करूं तो मीटर बटा सेकंड होता है, वेग का हो गया मीटर बटा सेकंड, क्योंकि विस्थापन दूरी है तो मीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया, तो वेग का मात्रक आ गया मीटर बटा सेकंड। तो त्वरण का क्या आएगा? तो ध्यान से सुन लेना, त्वरण का क्या आएगा? वेग का आया मीटर बटा सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर बटा सेकंड आ गया, मतलब मीटर बटा सेकंड आ गया, समय का सेकंड होता ही है, तो एक सेकंड और लगा देते, ये हो गया तुम्हारा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, या मैं इसको लिख दूंगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे त्वरण का मात्रक। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, याद रखिएगा। और त्वरण होता है वेग बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर, और वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, याद रखेंगे मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड, सेकंड समय का मात्रक होता है सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस आधार पर जो मात्रक होगा, याद रखना कि बल एक भौतिक राशि और भौतिक राशियों के हमेशा मात्रक होते हैं, मात्रक होते हैं। तो ध्यान सुनना कि बल का मात्रक क्या होगा? F बराबर एम ए। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, गुना में त्वरण का हमने निकाला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन, क्योंकि सबसे पहले बल के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे सर आइजैक न्यूटन। तो उन्हीं के सम्मान में हम बल का जो मात्रक ऐसा ही मात्रक रखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में मात्रक जो ऐसा ही पद्धति में होता है वो न्यूटन होता है, याद रखिएगा। तो जो बल का मात्रक आता है वो तुम्हारा न्यूटन होता है। न्यूटन किसके बराबर होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूटन किसके बराबर है, तो याद रखना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है तुम्हारा किलोग्राम। ये तो हो गया तुम्हारा, याद रखिएगा, ये हो गया तुम्हारा
एसआई पद्धति में कई बार वो सीजीएस पद्धति में पूछ लेते हैं। देखो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए अलग अलग मात्रक पद्धतियां चलती थी 1960 से पहले। 1960 में याद रखना सभी मात्रक पद्धति को निरस्त किया गया और एक नई पद्धति बनाई गई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई पद्धति कहते हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का पूरा नाम होता है। 1960 में अपनाई गई थी। अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति की जब बैठक होती है, उस बैठक में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति ने किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित एक यूनिट दे दी कि आप इसमें इसको मापना है। तो ये तुम्हारी एसआई पद्धति। उससे पहले अगर हम बात करें तो तीन पद्धतियां चलती थी। याद रखना, एक एमकेएस चलती थी, एक एमकेएस चलती थी, एक सीजीएस पद्धति चलती थी और एक एफपीएस पद्धति चलती थी। विश्व स्तर पर चीजों को अलग अलग तरीके से मापा जाता था। जैसे मैं एक भौतिक राशि की बात करता हूं या मीटर की, यानी लंबाई की बात मैं यहां कर रहा हूं। लंबाई को अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मापा जाता था। कई देशों में लंबाई को मीटर में मापा जाता था, कई देशों को सेंटीमीटर में मापते थे और कई देशों को फुट में मापते थे। तो मीटर, सेंटीमीटर और फुट में मापा जाता था। द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम में मापा जाता था कई देशों में, कई देशों से ग्राम में मापते थे और कई देशों से पाउंडल में मापते थे। याद रख लेना, उसको पाउंड में मापते थे। याद रखना, द्रव्यमान को अलग अलग देशों में अलग अलग मापा जाता था और समय को तीनों में ही सेकंड और सेकंड में मापा जाता था। तो अलग अलग देशों में तीन भौतिक राशियां थी। दूरी यानी लंबाई, तुम्हारी लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन मूल भौतिक राशियां हुआ करती थी 1960 से पहले। अब एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग देशों में इन तीन भौतिक राशियों को अलग अलग तरीके से मापा जाता था। तो उसी आधार पर एक मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति चलती थी, एक तुम्हारी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति चलती थी और एक तुम्हारी फुट पाउंड और सेकंड पद्धति चलती थी। अलग अलग देशों में जब अलग अलग आंकड़े जाते थे तो वैज्ञानिकों को थोड़ा अलग लगता था। तो उन्होंने 1960 में तीनों पद्धतियों को निरस्त करते हुए एक नई पद्धति बना दी, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को बनाया गया, इसी पद्धति को चेंज करके एमकेएस को चेंज करके बना दिया गया तुम्हारा एसआई पद्धति। तो कई बार वो प्रश्न पूछ लेता है कि एमकेएस के एसआई पद्धति के अलावा सीजीएस उसका मात्रक क्या है। एमकेएस को तुमने इसको रिप्लेस कर दिया एसआई से, तो कई बार सीजीएस से पूछ लेता है कि बताओ सीजीएस इसका मात्रक क्या होगा। बल का तो ध्यान से सुन लेना, बल का जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है, बल क्या है, तो बल है द्रव्यमान गुना में त्वरण। द्रव्यमान गुना में त्वरण को ही हम बल कहते हैं। तो द्रव्यमान को हम सीजीएस में बात करें तो ध्यान सुनना, सीजीएस में इसको मापा जाता था ग्राम में, समय को हम सेकंड में मापते थे तो ग्राम, तो सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो इधर देखो तुम लोग, किलोग्राम की जगह ग्राम आएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकंड को सेकंड में रखा जाएगा तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को कहा जाता था, इसी को पाउंड हो गया और इसी को कहा जाता था कि डाइन है। डाइन याद रखना, डाइन नहीं है, डाइन है। तो सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है, वो डाइन होता है। याद रखना, डाइन होता है। एफपीएस में क्या होता है, तो एफ में होता है पाउंड। द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते थे और जो लंबाई होती थी सेंटीमीटर की जगह हम फुट लेते थे, फुट बटा में सेकंड स्क्वायर। याद रखना, सेकंड स्क्वायर, और इसको कहा जाता था पाउंडल। तो ये लो भाई, तीन मात्रक हमारे पास आ गए हैं। बल के तीन मात्रक आ गए। एमकेएस एसआई पद्धति में हमने कहा डाइन, क्योंकि इसको एमकेएस या एसआई पद्धति बोल सकते हो। इसी को चेंज करके बनाया गया था एसआई पद्धति। इसमें क्या था, तो किलोग्राम था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। याद रखना, अभी हम पढ़ कर आए हैं। इसको बोला गया था आपका न्यूटन। याद रखिएगा, इसको न्यूटन बोला गया था, डाइन बोला गया है और पाउंडल। तीन मात्रक हमें बल के प्राप्त हो गए हैं। एसआई या एमकेएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है और एफपीएस में पाउंडल होता है। याद रखिएगा, तो ये तीन मात्रक हमें प्राप्त हो गए हैं। ये तीन मात्रक हमें प्राप्त हो गए हैं। तो न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है दोस्तों। और आपका जो डाइन है वो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है और पाउंडल जो है पाउंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है कि किसके बराबर है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा न्यूटन आया है, न्यूटन, तो न्यूटन किसके बराबर होता है, तो ध्यान से सुन लेना। न्यूटन जो होता है वो तुम्हारा बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। किलोग्राम में हम ग्राम की बात करें तो तुम्हारा किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, किलोग्राम में तुम्हारा 1000 ग्राम होता है। मीटर में सेंटीमीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और सेकंड यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, तो ये सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। 10 3 1000 यहाँ है, 100 यहाँ है, तो यहाँ में 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, मतलब 10 की पावर 5 ग्राम गुना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगले पेज पे ले जाता हूं इसको, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ इसको ताकि आपको दुख ना आए। तो मैंने कहा इधर कि ग्राम यानी 1000 ग्राम था, 1000 था। याद रखना, देखना तुम लोग, यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है, 10 की पावर 5 हो जाएगी, 10 की पावर 5 हो जाएगी, 10 की पावर 5 ग्राम गुना में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर डाइन के बराबर होता है। तो इस आधार पर मैंने यहाँ लिखा था न्यूटन, तो मैं यहाँ 1 न्यूटन लगा देता हूँ। 1 न्यूटन बराबर हो गया है तुम्हारा 10 की पावर 5 डाइन। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो कैसे निकाले, हमने पता लगा दिया कि कैसे निकाल सकते हैं हम। 1 न्यूटन के बराबर होता है 10 की 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। याद रखिएगा, ये 1 न्यूटन में होता है। कैसे निकाला, तो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान था। न्यूटन किसके बराबर था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर था। किलोग्राम में अगर मैं ग्राम की बात करूं तो मैं यहाँ 1 न्यूटन का मान निकाल सकता हूँ। 1 न्यूटन बराबर हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेकंड इधर भी, सेकंड इधर दोनों इक्वल है। याद रखना, 1000 और 100 की अगर बात करें तो 1000 में 3 बिंदी है और 100 में 2 10 की पावर 5। इतना बात तुम लोगों को आता होगा। तो ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, तो डाइन के बराबर हो जाता है। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन हो जाता है। तो ये है आपका बल की भौतिक विज्ञान में नोट बातें। और बल यहाँ पे एक सदिश राशि होती है, याद रखना, एक नोट करके लिख देता हूं, जिसमें दिशा भी होती है। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ऐसी राशि जिसमें दिशा भी होती है। सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। भौतिक राशि दो प्रकार की है, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशियां भी होती है जिनमें किसी प्रकार की दिशा नहीं होती है, और सदिश राशियां वे होती है जिनमें दिशा होती है। याद रखिएगा, तो ये होगा तुम्हारा बल की भौतिक विज्ञान में बल क्या है। और नोट में हमें बताया कि किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना, दाब लगाना बल होता है, जिससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। गतिशील वस्तु स्थिर हो सकती है, स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। तो ये हमने बल के बारे में बात की। अब बल के साथ साथ कुछ और बातें, बल की बातें खूब चलेगी। बल याद रखना, घर्षण प्रकार का बल होता है और तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बल का प्रकृति भी बड़ा है, छोटा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल से तुम्हारे पेपर में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो हम गति के नियमों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। उससे पहले दो बातें मैं तुम्हें यहाँ और बता देना चाहता हूँ। ये बल की नॉर्मल बातें हमने की है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ तुम्हें गति के नियम पढ़ाने से पहले दो बातों पर हमने चर्चा करनी है, तब जाकर गति के नियम पूरे होंगे। पहले गति के नियम, और गति के नियम से हम बल की परिभाषा भी पढ़ेंगे। गति के नियम से हम बल का मान भी निकाल लेंगे और गति के नियम से ही हम बल का परिमाण भी निकालेंगे। याद रखना, हर बात करेंगे। अब मैं स्टार्ट करूंगा गति के नियम। और गति के नियम से पहले
दो बातें आपको आनी चाहिए। एक तो है संवेग क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। संवेग क्या है, मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, इसको पी से लिखते हैं, याद रखना संवेग को पी से लिखा। संवेग क्या है? संवेग, इन वेग में मिल जाए तुम्हारा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मिल जाता है वेग में। वेग क्या है? तो विस्थापन बटा समय होता है। एकांक समय में तय की गई दूरी, एक निश्चित समय में 1 सेकंड में तय की गई दूरी तुम्हारा वेग है, एक निश्चित समय तय की गई दूरी तुम्हारा वेग होता है, तो वेग होता है विस्थापन बटा समय। और अगर उस वेग के अंदर द्रव्यमान भी आ जाता है तो वो तुम्हारा संवेग बन जाता है। तो संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को किसी वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान को एक तरीके से तुम भार मान सकते हो, एक तरीके से भार होता है द्रव्यमान, याद रखना, एक तरीके से द्रव्यमान तुम्हारा भार होता है। तो द्रव्यमान तथा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, संवेग क्या हुआ है? तो संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना में वेग। संवेग को हम p से लिखते हैं, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, गुना v, तो p बराबर mv हो जाएगा, या मैं p बराबर mv लिख सकता हूं इसको। तो ये हो गया तुम्हारा संवेग, p बराबर mv। m यहां द्रव्यमान है, v यहां पर वेग है। तो अभी भौतिक राशि और भौतिक राशियों के हमेशा मात्रक होते हैं, तो जो मात्रक होगा तुम्हारा p का, संवेग का मात्रक होगा, द्रव्यमान का मात्रक अभी हम पढ़ रहे हैं किलोग्राम, वेग का होता है मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का मात्रक होता है। किलोग्राम का इसका बल का था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको तुमने न्यूटन बोला था, तो ये संवेग का मात्रक हो गया। संवेग क्या है? कोई वस्तु है, उसका वो वस्तु किसी वेग से चल रही है, उसका खुद का द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को वेग से गुणा कर देंगे तो वो संवेग बन जाएगा। तुम लोग जब बसों में बैठे होते हो, गाड़ियों में बैठे होते हो, मोटरसाइकिल में बैठे होते हो, तो उसमें तुम्हारे वेग के साथ साथ तुम्हारा द्रव्यमान भी तो गुणा किया जाता है। केवल और केवल जब तुम्हारा मान लो एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो वेग नहीं, उसमें संवेग भी तुम्हें प्रभावित करता है, याद रखना। तुम्हारा एक तो वेग तो है खुद का, साथ में तुम्हारा जो द्रव्यमान है वो भी गुणा होता है, तब जाकर चोट ज्यादा लगती है, हमें याद रखिएगा। तो p बराबर हो गया mv। अब सुनिएगा मेरी बात, v बराबर मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v बराबर p बटा m। क्या मैं यहाँ से m को इसके नीचे ले जाऊंगा तो v बराबर हो जाएगा p बटा में m। m यहाँ पर द्रव्यमान है, याद रखना, m यहाँ पर द्रव्यमान है, तो p बराबर हो गया तुम्हारा, v बराबर हो गया p बटा m। यदि कोई दो वस्तुओं के संवेग बराबर है तो देखो, यदि इन्हीं दो वस्तुओं के, या मैं कहूं कि अगर p संवेग नियत है, यदि मैं सीधा लिख दो इधर, यदि संवेग नियत है, तो यदि संवेग नियत है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियत है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, v जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटा m के। अगर इसको मैं कांस्टेंट मानूं, इसको कांस्टेंट मानूं, संवेग को कांस्टेंट मानूं, तो v जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटा m के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया कि संवेग जो है वो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है, उसकी नियत वैल्यू की है, तो v जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटा m के। यानी किसी वस्तु का यदि वेग ज्यादा होगा तो उसका द्रव्यमान, अगर ये ज्यादा होगा तो कम हो जाएगी, तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। और यदि वेग कम है, या मैं ये कहूं कि द्रव्यमान, अगर इसको लेकर चले हम, द्रव्यमान अगर किसी वस्तु का ज्यादा है तो वेग कम हो जाएगा, तो वेग जो है वो कम हो जाएगा, और अगर द्रव्यमान कम है तो वेग बढ़ेगा। दो वस्तुएं हैं जिनके संवेग बराबर है, दो वस्तुएं हैं यदि उनके संवेग बराबर है तो जो वस्तु भारी होती है, द्रव्यमान ज्यादा होता है, उसका वेग कम हो जाएगा, और जो वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो वेग बढ़ेगा। यदि दो वस्तुओं के संवेग बराबर होते हैं तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा हो जाएगा। तो इस बात को हम यहाँ पर सीख चुके हैं कि यदि किसी का संवेग नियत हो तो क्या होगा। अब यहाँ से प्रश्न बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो वस्तुएं हैं, एक ट्रक मान लेते हैं, एक ट्रक तथा एक कार, दोनों के संवेग बराबर है, दोनों के संवेग नियत है, तो किस वस्तु का वेग ज्यादा होगा, 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 किस वस्तु का वेग अधिक होगा, याद रखिएगा। अगर हम संवेग नियत रख देते हैं तो हमें पता है कि जो वेग होता है वो 1 बटा m के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। इस आधार पर हम बात करें तो ट्रक का जो द्रव्यमान होता है, ट्रक का द्रव्यमान जो है वो कार से अधिक होगा, द्रव्यमान कार से अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होगा। इसका मतलब है कार का जो द्रव्यमान कम है तो वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो मैं इसमें से लिखता हूं, वेग अधिक पूछा है तो कार का द्रव्यमान ट्रक की तुलना में कम होता है, अतः कार का वेग ट्रक की तुलना में अधिक होगा। बशर्ते यानी याद रखना कि जब संवेग नियत है, तो संवेग क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ये संवेग बात गति के नियम में काम आएगी, इसलिए मैंने टॉपिक यहाँ पर करवाया है, याद रखिएगा। जब मैं गति के नियम पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको संवेग पर बातें आएंगी। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, और जो संवेग होता है उसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि दो वस्तुओं के हम संवेग को नियत करते हैं तो जिस वस्तु का वेग ज्यादा होगा उस वस्तु का वेग ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग कम होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। वेग अगर हमें कम करना है तो द्रव्यमान को बढ़ाना पड़ेगा। तो कार और ट्रक की तुलना करें तो ट्रक का द्रव्यमान जो होता है वो अधिक होता है, सीधी सी बात है। तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होने से वेग कम हो जाएगा, और कार का द्रव्यमान कम होने से वेग अधिक हो जाएगा। ये तब होगा जब दोनों के संवेग को नियत रखा जाएगा। तो इस प्रकार की बात संवेग में हमें याद करनी है। तो ये p बराबर mv वाली कहानी हो गई। एक छोटी सी बात यहाँ और आती है, जिसे हम कहते हैं जड़त्व। याद रखिएगा ये जड़त्व क्या है, इनर्शिया बोलते हैं, इसमें से इनर्शिया बोलते हैं। याद रखिएगा इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है। किसी वस्तु का ये गुण है, ये कोई भौतिक राशि नहीं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जड़त्व क्या है, जड़ डाल लेना। जड़त्व का मतलब होता है किसी वस्तु का वह गुण जो परिस्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। एक तरीके से आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो परिस्थिति में परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो एक जड़त्व है, याद रखिएगा। जड़त्व का मतलब है कि वस्तु का एक गुण है, ये वस्तु का कोई गुण है, वो भौतिक राशि नहीं है। तो वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे वो जड़त्व है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको कहते हैं या तो खड़ा हो जा, तो वो चीज का विरोध करेगा, वो उसका जो गुण है वही तो जड़त्व होता है। और
जड़त्व जो होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। तो जड़त्व का मतलब होता है किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे। अगर वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी, अगर वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, किसी वेग से किसी दिशा में गति कर रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बल ना लगाया जाए। मतलब किसी वस्तु के इस गुण में हम परिवर्तन कर सकते हैं बल लगाकर। तो जड़त्व है क्या? जड़त्व है किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे। तो ये तुम्हारा एक जड़त्व वाला गुण होता है। जड़त्व क्या है? वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का जो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जो स्थिति में जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। यह वस्तु का गुण है, कोई भौतिक राशि नहीं है। ध्यान रखिए, कोई भौतिक राशि नहीं है, कोई भौतिक राशि नहीं है। यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, उसका जड़त्व भी अधिक होगा, उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अधिक होगा। तथा जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, जो ज्यादा भारी है, उसका जड़त्व भी अधिक होगा, जिसका जड़त्व जो कम भारी है उसका जड़त्व भी कम होगा। तो जड़त्व क्या है? वस्तु का गुण है। जैसे मान लेते हैं हम स्कूल में पढ़ते थे तो कोई बच्चे अपनी जगह पर बैठते थे, वो उसी जगह पर बैठना पसंद करते थे। अगर कोई कहता था कि यहां से तुम हटकर दूसरी जगह बैठ जाओ तो उसी का विरोध करते थे। तो वही गुण तुम्हारा क्या है? जड़त्व है, याद रखिएगा। और इसमें हम परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब हम उसमें बल लगाएं। बिना बल के वो कभी भी अपनी जगह में परिवर्तन नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो मास्टर जब क्लास में आता था उस बच्चों को कहता यहां से खड़ा होकर तुम वहां बैठ जा, तो वो बच्चा वहां बैठ जाता था, लेकिन हमारे नॉर्मल लोगों के कहने से वो बैठता नहीं था। तो बल लगाकर किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो जड़त्व क्या था? जड़त्व वो गुण था जिसमें वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करके मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो है जड़त्व, याद रखिएगा। तो जड़त्व जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। ये कोई भौतिक राशि नहीं है, ये केवल वस्तु का एक गुण होता है। ये वस्तु का कोई एक गुण होता है, याद रखिएगा। इसमें कोई भौतिक राशि नहीं है। तो एक समझ में आया होगा कि ये जड़त्व तुम्हारा क्या है। तो हमने दो बातें पढ़ी, एक संवेग क्या है और एक जड़त्व क्या है। क्योंकि जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं होती है, अब इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। बस इतना याद रखना कि कोई गुण है जो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान ज्यादा होने पर जड़त्व अधिक होगा और द्रव्यमान कम होने पर जड़त्व कम हो जाएगा, याद रखिएगा। जड़त्व वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाला एक गुण है। आगे बढ़ रहे हैं, गति के नियम। हेडिंग डाल लेंगे, गति के नियम स्टार्ट कर रहा हूं। गति के नियम, और ये गति के नियम जो दिए थे ये सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। इनका जो प्रतिपादन किया था, गति के नियम का जो प्रतिपादन किया है, याद रखिएगा, ये किया है सर आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने। तो बल के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे तुम्हारे न्यूटन साहब, और गति के नियम भी न्यूटन साहब ने दिए हैं, याद रखना। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया, एक किताब लिखी थी प्रिंसिपिया। इसी में इसने पूर्ण चर्चाएं की थी। तुम्हारे सर आइजैक न्यूटन साहब ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया, जिसमें गति के नियमों की विस्तृत चर्चाएं की थी। गति के कुल 3 नियम है, कुल 3 नियम है, याद रखना, कुल 3 नियम है। गति के कुल 3 नियम है। ये नियम कौन कौन से, तो ध्यान सुनना। गति के कुल 3 नियम है। पहला जड़त्व का नियम, अभी हम पढ़ कर आए थे जड़त्व पर। तो पहला है तुम्हारा जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग में परिवर्तन का नियम, दूसरा तुम्हारा संवेग, ये भी हम पढ़ कर आए हैं। तो गति के नियमों में संवेग पढ़ना आवश्यक था और जड़त्व पढ़ना आवश्यक था। मैं तुम्हें दोनों पढ़ा चुका हूं। संवेग में परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया का नियम। तो ये 3 नियम है तुम्हारी गति के, और ये 3 नियम सर आइजैक न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में इनका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो ये 3 नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला नियम है जड़त्व का नियम। पहला नियम है जड़त्व का नियम। तो हमने तक क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनना। हमने क्या पढ़ा है? हमने बातें की बल पर, हमने बातें की बल पर। तो बल वह भौतिक साधन या कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, और एक ऐसा गुण भी है जो वस्तु में स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है, वो है तुम्हारा जड़त्व। तो जड़त्व वो गुण होता है जो कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, और बल वो साधन है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। मतलब अगर हम जड़त्व में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वस्तु पर बल लगाना ही पड़ेगा। तो बल वह भौतिक बल, भौतिक साधन या कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। यदि वस्तु गतिशील है तो उसे स्थिर कर देता है, स्थिर है तो उसे गतिशील कर देता है। और बल किसी वस्तु की दिशा में भी बदलने की ताकत, किसी वस्तु की दिशा को बदलने की भी ताकत रखता है। लेकिन गणितीय रूप में हमने पढ़ा किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल F बराबर ma पढ़ा। बल के हमने मात्रक पढ़े, 3 मात्रकों पर हमने चर्चा की। बल का एसआई प्रति मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन होता है और एपीएस में पाउंडल होता है, और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ये बात भी हमने बात की। और तुम्हारा जो बल होता है वो एक सदिश राशि होती है, मतलब जिसमें दिशा भी होती है, याद रखिएगा। इसके बाद हमने चर्चा की संवेग क्या है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, और संवेग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसका जो मात्रक होता है वो होता है mv है, तो द्रव्यमान गुना मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका मात्रक होता है संवेग का। और हमने जड़त्व पर चर्चा की कि वस्तु का एक गुण है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, और जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। तो जड़त्व गुण है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, याद रखना। और ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है।
जो चीज जैसी है वैसी रहना चाहती है, वो अपने अंदर बदलाव करना नहीं चाहती है, तो ये गुण उसका जड़त्व है। इसके बारे में बात करेंगे गति के नियमों पर। गति के नियम दिए थे सर आइजैक न्यूटन साहब ने, और न्यूटन साहब ने किताब लिखी थी प्रिंसिपिया, सन 1660 के आसपास की बातें है, याद रखिएगा। और उस किताबों में उन्होंने 3 नियमों पर चर्चा की थी। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा जो नियम है याद रखिएगा, दूसरा जो नियम है आपका संवेग में परिवर्तन का नियम, और तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो ये 3 नियम है याद रखिएगा, जो न्यूटन साहब ने दिए हैं, न्यूटन साहब ने इनकी व्याख्या की है। तो प्रथम नियम की बात करते हैं, तो जड़त्व का नियम ये प्रथम नियम है, ये तुम्हारा प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम लिखते थे। तो मैं लिख रहा हूं गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। और गति के प्रथम नियम कौन कहते हैं? जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, जड़त्व का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार एक वस्तु यदि निश्चित दिशा में गति करे तो दिशा में गति करती रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहती है, और अगर किसी वस्तु निश्चित दिशा में गति करे तो दिशा में गति करना चाहती है, मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो यही तुम्हारा गति का प्रथम नियम है, जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बने रहना चाहती है, तो वह गतिशील बने रहना चाहती है, बने रहना चाहती है। यदि वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बने रहना चाहती है, स्थिर बने रहना चाहती है, याद रखना, स्थिर बने रहना चाहती है। और यदि एक निश्चित दिशा में गतिशील है, एक निश्चित दिशा में गतिशील है, निश्चित दिशा में गतिशील है, उसी दिशा में गति करना चाहती है, उसी दिशा में गति करना चाहती है, गतिशील रहना चाहती है, बशर्ते उस पर कोई बल ना लगाया जाए, बशर्ते उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो ये है गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व यही तो है। जड़त्व क्या है? वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना चाहता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बना रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बना रहना चाहती है, और एक निश्चित दिशा में किसी वेग से गतिशील है तो उसी दिशा में उसी वेग से गति करना चाहती है, बशर्ते उस पर कोई बाह्य बल। तो हम इसका मतलब है कि बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो याद रखना, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बनाना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर बनाना चाहती है, निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करना चाहती है। यही तुम्हारे जड़त्व का नियम है, बशर्ते उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसी नियम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, इसी नियम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। याद रखना, इस नियम को 3 भागों में बांटा जा सकता है, इस नियम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। याद रखना, 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहले गति की अवस्था का जड़त्व, पहला है गति की अवस्था का जड़त्व। और गति की अवस्था का जड़त्व क्या कहता है? गति की अवस्था का जड़त्व क्या कहता है? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही बने रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को, ये नियम जो कहता है तुम्हें कि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, ये तो गुण है वस्तु का। और इस गति में रहने के गुण को हम नष्ट कर सकते हैं उस पर कोई बाह्य बल लगाकर। ध्यान से सुनना, जैसे हम बाइक पर बैठे हैं और अगर बाइक गतिशील है, जिस गतिशील है उसी गति में रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम उस पर ब्रेक लगाते हैं तो याद रखना आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे की तरफ झुकने का मतलब है कि जब तुम गति कर रहे थे, बाइक गति कर रही थी तो हमारा शरीर भी गति कर रहा था उस बाइक के साथ साथ, और हम उसी में रहना चाहते थे। लेकिन जैसे ही हमने बाइक के ऊपर लगाया ब्रेक लगाते तो बल लगाया, बल लगाते ही जो बाइक थी वो तुम्हारी आ जाती है स्थिर अवस्था में। तो बाइक जैसे स्थिर अवस्था में आएगी तो बाइक के साथ जो हमारा बॉडी टच था, इन पैर वाला जो हिस्सा जो टच था हमारा, वो भी रेस्ट में रहना चाहती है। लेकिन ऊपर का जो बॉडी है, ऊपर की जो बॉडी है, ये अभी भी गति करना चाहती है। यही कारण होता है कि जैसे हम किसी बाइक पर बैठे हो या बस में बैठे हो और बस पर अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर झुकने का सीधा सा कारण ये होता है कि हमारा शरीर अभी भी गति में रहना चाहता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब हम बस में बैठे होते हैं बस अचानक ब्रेक लगा देती है तो हमारा जो सिर होता है वो आगे जाके लगता है। ध्यान सुनना कैसे, तो जब हम बस गति करती है तो हम भी गति में रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बस में ब्रेक लगता है तो बस स्थिर अवस्था में आएगी। हम बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बस जैसे ही स्थिर अवस्था में आई तो बस की बॉडी के टच में जो हमारा शरीर होता है वो भी रेस्ट में आ जाता है, तो नीचे की बॉडी तो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन सिर जो किसी बस के किसी से संपर्क में था वो भी गति करना चाहता है। इसी वजह से हम आगे की ओर झुककर अगली वाली सीट पे जाकर सिर हमारा लगता है तो चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये कारण है पहला। दूसरा सुनना, अब वो कहा जाता है कि जब बस रुक जाए या ट्रेन रुके तभी उतरना चाहिए। इसका मतलब समझना, जब बस चल रही होती है तो हमारा शरीर भी बस में जिस प्रकार का बस की स्पीड होती है उसी प्रकार हमारा शरीर चल रहा होता है, बस तुम लोगों को लगता है कि हम स्थिर बैठे हैं, लेकिन बस के साथ साथ आपकी बॉडी भी गतिशील होती है। तो जब चलती बस से आप उतरते हो तो आपको कहा जाता है आगे की तरफ मुड़ करके उतरना चाहिए। इसका मतलब समझना, जब हम बस से उतरते हैं तो हमारा जो पैर जैसे जमीन पर रखते हैं, चलती बस से उतर रहे, ध्यान रखना, तो जैसे हम चलती बस से उतरते हैं, चलती बस से जब उतरेंगे तो हमारा बॉडी भी तो गतिशील था बस के साथ, और जैसे हमने पैर को रखा जमीन पर तो जमीन तो स्थिर थी, जमीन स्थिर थी, तो पैर जैसे जमीन के ऊपर रखा तो पैर भी स्थिर अवस्था में आ गया, लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी गति में रहना चाहती है। इस वजह से हम मुड़ के बल आगे की तरफ जाकर गिरते हैं। तो कई बार याद रखना बस के टायर के नीचे भी आ सकते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि जब ट्रेन या बस चल रही होती है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे भाग कर उतरना चाहिए ताकि धीरे धीरे बॉडी रेस्ट में आए। याद रखिएगा, लेकिन अगर एक बार एक साथ में बॉडी रेस्ट में ला दिया तो आगे की मोटे बल आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये कारण है हमारी इसी गतिशील अवस्था के जड़त्व का। जैसे तुमने देखा होगा जब घोड़ा भाग रहा होता है और भाग रहा घोड़ा अचानक रुक जाता है तो आगे की ओर झुकने का कारण भी यही है, यही कारण होता है। क्योंकि जब हम घोड़े के साथ घोड़े पर बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी भी घोड़े के साथ भाग रही होती है। अब भागता घोड़ा जब अचानक रुकेगा, अचानक जब रुकेगा तो वो रेस्ट में आया तो हमारी बॉडी भी तो उसके साथ जो टच में थी वो रेस्ट में आ गई, लेकिन ऊपर की जो बॉडी है वो तो रेस्ट उसके साथ टच में नहीं है, तो वो भी अभी गति में करना चाहती है, इस वजह से वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये सारे कारण तुम्हारी गति की अवस्था के जड़त्व के, याद रखिएगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, इसको मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हम उसके अलावा स्थिर अवस्था के जड़त्व पर बात करेंगे, हम दिशा के जड़त्व पर बात करेंगे, हम संवेग में परिवर्तन की दर वाला नियम पढ़ेंगे, हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल समझ करेंगे। याद रखिएगा, तो ये पूरा टॉपिक लंबा चलेगा, 7-8 घंटे का टॉपिक रहेगा तुम्हारा, और इसमें हम हर एक चीज को कवर करते हुए चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो
हमने गति के नियम स्टार्ट किया दोस्तों, और गति के नियम में हमने बल के बारे में थोड़ी बातें की, हम संवेग पढ़ा और हमने जड़त्व पढ़ा है, और अब हम गति का प्रथम नियम लेकर चल रहे हैं। गति का जो प्रथम नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए समझ में आता है गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम और जड़त्व के नियम को तीन भागों में बांट कर इसको पढ़ेंगे। पहला गति की अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ये तीन बातों को हम लेकर चलेंगे। ये नियम कहता है कि वस्तु गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है, और अगर उसी दिशा में गति करे उसी दिशा में गति करती रहेगी, बशर्ते उसको कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आप निश्चित मंजिल की ओर पहुंचेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।